ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड जेनी को, जो कि किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। वो यहाँ अपने लोगों के साथ किसी को मारने के लिए आई होती है, जिसे उसे मारने का ऑर्डर मिला है। ये बंदा यहाँ पर अपनी लास्ट विश मांगता है कि मुझे कम से कम अपनी बॉस को देखने दे दो। तो फिर जेनी सामने आती है और वो बंदा काफ़ी शॉक होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस एक मामूली सी लड़की है। तभी जेनी का असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस, आपकी असली फैमिली के बारे में पता लग गया है। और फिर जेनी अपने टारगेट से कहती है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए हो, इतना तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। और वो उसे तुरंत ही गोली से मार देती है। और तभी जेनी को ऐसा करते हुए एक बंदा देख रहा होता है और वो सीक्रेटली उसकी फोटोज ले लेता है। फिर जेनी अपने असिस्टेंट से कहती है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहूंगी, और अब जब मेरे पास फैमिली है तो मैं उनसे मिलने जाना चाहूंगी, तो तुम उसका अरेंजमेंट कर दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की फैमिली यहाँ उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते हैं। और जेनी के मॉम डैड इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से जेनी जब छोटी थी तभी वो किडनैप हो गई थी, और फिर अब 18 साल बाद उनकी बेटी उन्हें वापस मिल रही है। फिर जेनी के तीनों भाई भी कहने लगते हैं कि हमारी बेचारी बहन पता नहीं कितने गरीब हालात में रह रही होगी, उसके पास ठीक कपड़े भी होंगे कि नहीं। कोई बात नहीं, अब हमें वो मिल गई है ना, हम अपनी बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर जैसे ही जेनी की फ्लाइट लैंड करती है तो वो एयरपोर्ट पर आ जाती है, और तभी एक बंदी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रही है। तो फिर जेनी को याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि अब वो अपनी फैमिली के पास जा रही है, तो उसे अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ उनके पास जाना होगा और एक मासूम सी इनोसेंट गर्ल बनने की एक्टिंग करनी होगी, जो कि कैरेक्टर की सीधी सादी लड़की है और पढ़ाई में भी तेज़ है। और वो इतनी इनोसेंट है कि लड़ाई झगड़ों से तो वो बहुत ही दूर रहती है, क्योंकि वो गरीबी में पली बड़ी है बिना मॉम डैड के। जेनी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मुझे इतनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपने इतने सारे लोगों से पंगा ले लियो कि आप बहुत ही फेमस हो चुकी हो, और किसी ने आपको मारने के लिए 3 बिलियन का ऑर्डर दिया है, तो फिर आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको अपनी फेक आइडेंटिटी से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कोई पहचान लेगा तो ये सही नहीं है। फिर जेनी को सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो कि गरीब और सीधी सादी लग रही होती है। ये सोचती है कि ये कपड़े मेरी पर्सनैलिटी से मैच करेंगे, और फिर जेनी सीधा वॉशरूम जाकर उस लड़की से अपने कपड़े एक्सचेंज करवा के आ जाती है। और वो लड़कियां काफ़ी शॉक होती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बताने लगती है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, एक लड़की ने मुझसे मेरे पहने हुए कपड़े 1 मिलियन में खरीद दी। फिर जेनी जाते हुए अपनी फैमिली को खड़े हुए देखती है और सोचती है कि यही मेरी फैमिली होंगी। इतने में से इसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इसे बताने लगता है कि बॉस, एक बंदा था जिसने आपका फेस देख लिया था और वो भाग चुका है, तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। जेनी कहती है कि डरो मत, यहाँ पर जो भी हमारी टीम है उन्हें कांटेक्ट करो और कहो कि वो उसे मार दे। फिर जेनी अपनी फैमिली के सामने पहुंचती है और उसके मॉम डैड उसका फोटो देखते हुए उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि हमारी प्यारी बेटी, तुम हमें फाइनली मिल गई। जेनी अपने मॉम डैड और भाई सभी को हेलो बोलती है। वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर जेनी की मॉम उसे लेकर आगे बढ़ती है और यहाँ जेनी के डैड उसके तीनों भाइयों के साथ इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि तुम लोगों ने घर पर सारी चीज़ों को ठीक से पैक कर दिया था कि नहीं। जेनी को कुछ भी बंदूक और छुरी वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो वो डर जाएगी। हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है और उसे इस बारे में तो नॉलेज भी नहीं होगी। फिर जेनी की फैमिली उसे अपने साथ लेकर घर पहुंचते हैं और तभी जेनी के डैड देखते हैं कि उनके गार्ड्स यहाँ पर एक बंदे को मार रहे होते हैं। तो डैड इशारा करते हैं कि जल्दी उसे लेकर जाओ ताकि जेनी देख ना पाए। और फिर जेनी की मॉम देखती है कि बंदूक यहाँ सोफे पर रखी है, तो वो जेनी के देखने से पहले जल्दी से उस बंदूक को छुपा देती हैं और आराम करने का नाटक करती हैं। फिर डैड यहाँ पर जेनी के भाई को चिल्लाते हैं कि क्या तुम लोगों ने ऐसी चीज़ें क्लियर करो। तो वो लोग कहते हैं कि डैड अभी गलती से हो गया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। अब जेनी की फैमिली यहाँ पर उसके साथ बैठकर उससे बातें करने लगते हैं और जेनी की मॉम उसे पूछती है कि इतने सालों में तुमने बहुत ही सफ़र करी होंगी ना, और गरीबी वाली ज़िंदगी बिताई होंगी। तो जेनी ये सुनकर सोचती है कि उसने तो बहुत ही मज़े की लग्जरियस लाइफ बिताई है और 5 स्टार वाला खाना खाई है। फिर वो कहती है कि मॉम बिल्कुल नहीं, मैं एक अच्छी पर्सन हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। जेनी की बातें सुनकर उसके मॉम डैड और तीनों भाई बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तभी यहाँ पर रिया आ जाती है, जो कि जेनी की फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। वो आते ही जेनी से कहने लगती है कि तुम सिर्फ इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो या फिर हो भी। जेनी मन में सोचती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता चला था कि ये मेरी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, और अब मैं और ये एक दूसरे से लड़ेंगे तो मेरी फैमिली तो इसका साथ देंगी, क्योंकि ये उन लोगों के साथ रही है, तो वो लोग अपनी इस बेटी को ज़्यादा मानेंगे मुझसे। फिर जेनी जैसी कुछ बोलने वाली होती है, तभी इतने में जेनी की मॉम तुरंत ही याओ को डांटने लगती है और कहती है कि जब तुम घर पे ही थी तो अपनी सिस्टर को हेलो बोलने के लिए क्यों नहीं आई।
तो याओ कहती है कि मैं क्यों बोलूँगी। तो फिर तीनों भाई कहने लगते हैं कि क्योंकि तुम बस हमारी अडॉप्टेड सिस्टर हो और ये हमारी रियल सिस्टर है इसलिए। तो फिर याओ डैड से कहने लगती है कि डैड देखो। तो फिर वो भी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम चुप ही बैठो, तुमने अगर मेरी सगी बेटी को भूली करी तो अच्छा नहीं होगा। जेनी ये देखकर काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि ये सब क्या चल रहा है, जैसा मैंने सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मॉम कहती है कि जाने दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, हमारी प्यारी बेटी डर जाएगी। और फिर जेनी की मॉम डैड उसे बताने लगते हैं कि देखो ये बस हमारी अडॉप्टेड बेटी है, जो कि जब तुम नहीं मिल रही थी तो हमने इसे अडॉप्ट कर लिए थे और तुम्हारे से ज़्यादा ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम ही हमारी प्यारी बेटी रहोगी। फिर याओ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तो जेनी के मॉम डैड और भाई उसे कहने लगते हैं कि तुम उसकी बातों को दिल पे मत लेना, वो है ही बहुत ही अनोइंग। तो जेनी कहती है कि मॉम डैड और भाई लोग, आप लोग की बात मैं समझ रही हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, आप लोग फिक्र मत करो, मैं समझ रही हूँ अपनी सिस्टर का भी, वो मुझसे थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही होगी कि अब मैं आपकी रियल बेटी मिल चुकी हूँ तो कहीं उसकी जगह कम ना हो जाए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो डैड कहते हैं कि हमारी बेटी कितनी समझदार है। फिर मॉम जेनी को बताने लगती है कि तुम्हारे डैड और भाई लोग ने मिलकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार करें। फिर वो उसे उसके रूम में लेकर आ जाते हैं, जो कि हर चीज़ पूरी पिंक कलर की होती है। जेनी ये देखकर शॉक होती है और उसके भाई लोग बताने लगते हैं कि हमें पता था कि तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, इसलिए हमने पिंक कलर में सब कुछ डेकोरेट करवाया है। बहन तुम्हें पसंद आया होगा ना। जेनी को पसंद नहीं आ रहा होता है और उसके रिएक्शन से ये लोग समझ जाते हैं और कहते हैं कि सिस्टर क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो ये कहती है कि नहीं मुझे पसंद आया, बस मैं जैसे इन्वायरमेंट में पहले रहती थी ना ये उससे काफ़ी अलग है। तो जेनी की मॉम से पूछती है कि पहले तुम कैसे में रहती थी। तो फिर जेनी याद करती है कि वो तो अपने बॉसी वाले रूम में रहती थी जहाँ पर हर चीज़ ब्लैक वगैरह थी और कभी उसे पिंक चीज़ें पसंद ही नहीं थी। फिर जेनी अपने भाई और मॉम डैड से कहती है कि उसे उनका ये डेकोरेट किया हुआ रूम बहुत ही पसंद आया। तो वो लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि आगे से वो लोग उसकी पसंद की सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी के मॉम डैड याओ से बैठकर बात कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम तो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती हो, तो जेनी के आने के बाद तुम उसे इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रही हो, तुम्हें तो मैंने बोली थी ना कि उसे तुम अच्छे से सिस्टर की तरह ट्रीट करना। याओ कहती है कि मॉम डैड मुझे पता है वो आप लोग की सगी बेटी है, इसलिए मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं जानबूझ के उसे बुली कर रही हूँ, क्योंकि फिर जब मैं उसे बुली करूंगी और आप लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो वो आप लोग को अच्छे से जान पाएगी कि आप लोग कितने अच्छे हैं और वो आपको दिल से एक्सेप्ट कर पाएगी। और अभी वो बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर रही हूँ ताकि फिर वो भी इस फैमिली में रहने लायक बने, नहीं तो फिर वो यहाँ कैसे रह पाएगी। तो जेनी के मॉम डैड कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दूसरी तरफ जेनी अपने रूम में होती है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि वो बंदा पकड़ा गया कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी तक नहीं। तो जेनी स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि अच्छे से उसे ढूंढो, ऐसे कैसे नहीं ढूंढना चाह रहे तुम लोग उसे। और फिर असिस्टेंट जेनी को बताने लगता है कि बॉस आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका जो मैरिज पार्टनर है वो कल ही रात अब्रॉड से वापस आ गया है, क्योंकि आपके बारे में न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी है कि लू फैमिली की रियल डॉटर मिल चुकी है। तो जेनी कहती है कि क्या ये गुड न्यूज़ है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, देखो अभी तक आपने किसी को डेट ही नहीं करी और आपको भी तो किसी से प्यार करना होगा, तो आपको अब रेडीमेड फियांसी मिल रहा है और उसका नाम पेशाव है और उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही क्लीन है। हाँ बस उसके बारे में पता लगा है कि वो थोड़ा सा प्ले बॉय है। तो जेनी कहती है कि थोड़ा सा, देखो अगर तुमने अब मुझे ऐसी फालतू बातें रिपोर्ट करने की कोशिश करे ना तो फिर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही माफ़ी मांगता है और तभी इतने में जेनी की सिस्टर उसे रूम के बाहर से आवाज़ देने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस बस आप एक ही चीज़ का ख्याल रखना कि आपको लू फैमिली में अपने अंकल लू बाइशन से बच के रहना होगा। फिर जेनी दरवाज़ा खोलती है और याओ उसे बताने लगती है कि नीचे गेस्ट आए हुए हैं तो चलो। जेनी पूछती है कि कौन गेस्ट है, तो याओ बताती है कि वो हमारे अंकल है लू बाइशन। और फिर याओ जेनी को लेकर अंकल के पास आके बैठती है और पूछती है कि अंकल आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, अभी तो पेरेंट्स घर पे नहीं है। और मन में सोचती है कि जानबूझ के ये इसी टाइम पर आया है क्योंकि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि मैं हूँ मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अंकल कहने लगते हैं कि आखिर मेरे भाई की सगी बेटी वापस आ चुकी है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जेनी यहाँ पर आते ही अंकल को हेलो बोलने लगती है तो वो उसे पास में बैठने के लिए बोलते हैं, तभी याओ तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि अंकल इसे बिल्कुल भी रूल्स नहीं पता है तो आप इसे इतना भी अच्छे से ट्रीट मत करो। तो फिर अंकल कहते हैं कि ठीक है। फिर वो जेनी के लिए जो गिफ्ट बॉक्स लाए होते हैं वो देने लगते हैं
तो तुरंत ही याओ कहती है कि सिस्टर क्यों ना खोल के देखो कि अंकल ने तुम्हें क्या दिया है। पर तभी अंकल मना करते हैं कि नहीं जेनी तुम बाद में खोलना। तो फिर याओ मेड से कहकर जेनी के इस गिफ्ट बॉक्स को उसके रूम में रखने बोलती है और फिर अंकल जेनी को फिर से कोई बहाने से बाहर साथ में चलने के लिए बोल रहे होते हैं, उसे कुछ और गिफ्ट देने के लिए। तो याओ तुरंत ही कहती है कि अंकल ये तो बहुत ही गलत बात हुई ना कि आप सिर्फ मेरी सिस्टर को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका गिफ्ट चुरा लूंगी। तो फिर अंकल कहते हैं कि ठीक है तुम ही चलो और फिर वो उसे साथ में बाहर लेके जाने लगते हैं और जेनी भी इनका पीछा करती है। और तभी उसे शक होता है कि कोई तो है यहाँ पर जो कि उसके ऊपर नजर रखा हुआ है और वही जरूर उसे मारने आया है। वो बंदा यहाँ जेनी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और जेनी सोचती है कि यहाँ पर हाउसकीपर भी खड़ा हुआ है, अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। फिर इतने में जैसे ही वो बंदा जेनी के ऊपर अटैक करने लगता है तभी जेनी के सामने हाउसकीपर आकर उसे तुरंत ही प्रोटेक्ट कर लेता है और वो तुरंत ही गार्ड्स को इशारा कर देता है उस बंदे को पकड़ने जाने के लिए। और फिर वो जेनी से कहता है कि सॉरी मिस, आपके पीछे कुछ गंदा लगा था और मैं बस वही क्लियर कर रहा था। जेनी मन में सोचती है कि आखिर इस हाउसकीपर के पास इतनी अमेजिंग स्किल कैसे है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी इतने में उस बंदे की चीखने की आवाज़ आती है। तो जेनी कहती है कि वो किसकी आवाज़ थी। हाउसकीपर कहता है कि कुछ नहीं, आपने कुछ गलत सुना होगा। तभी याओ वापस आ जाती है। तो जेनी उसे पूछती है कि अंकल ने क्या गिफ्ट दिया। तो जेनी बताती है कि अंकल को याद ही नहीं था और वो गिफ्ट लाना भूल गए और तुम यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ अपने रूम में जाओ। फिर जेनी जैसी अपने रूम में आती है तो वो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है और देखती है कि इसमें तो एक मामूली सा पेंडेंट है। फिर ये समझ जाती है कि इसके अंदर जो चीज़ थी वो किसी ने पहले ही हटा चुका है और उस ओल्ड मैन में सच में कुछ प्रॉब्लम थी, वो यहाँ किसी मोटिव के साथ आया था। फिर हम देखते हैं कि ये अंकल बाहर आते के साथ ही अपने असिस्टेंट को बताने लगता है कि हमारे तीनों प्लान फेल हो गए और हमारे जो 2 लोग थे उन्हें भी लू फैमिली के गार्ड्स ने पकड़ लिए। मैंने लगता है इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये बहुत ही चालाक है, इसने हमारा सारा प्लान खराब कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस टेस्ट था ये जानने के लिए कि क्या यही लड़की वही किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। और अब मुझे पूरा शक तो हो ही चुका है, बस कुछ एविडेंस की ज़रूरत है, फिर मैं इस फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि जेनी की फैमिली की यहाँ पार्टी चल रही होती है और याओ सभी गेस्ट का वेलकम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इस पार्टी में हमारा मेन लीड शाओ भी आया होता है जो कि जेनी का फियांसी है। उसका फ्रेंड यहाँ पर जेनी की सिस्टर याओ की तारीफ कर रहा होता है कि वो बहुत ही कमाल की लड़की है। तो शाओ कहने लगता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ इससे भी ज़्यादा खास है। फिर सभी यहाँ बातें करने लगते हैं कि लू फैमिली की रियल डॉटर जेनी कब आएगी, हम लोग उसे देखना चाहते हैं, आखिर वो इतने सालों से बाहर रह रही थी और गरीबी हालत में रही है तो थोड़ी ना कोई अच्छी दिखती होगी और याओ जितनी प्रेजेंटेबल थोड़ी ना होगी। याओ कहती है कि मेरी सिस्टर भी यहाँ आती होगी, फिर तुम लोग देख लेना। फिर तभी इतने में अनाउंस होता है कि जेनी यहाँ पर आ रही है और जैसे ही गेट खुलता है और जेनी यहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये तो कोई गरीब जगह में पली हुई लड़की लग ही नहीं रही है। फिर जेनी की मॉम डैड यहाँ पर उसकी तारीफ करते हैं कि हाँ हमारी बेटी है ही बहुत ही ब्यूटीफुल और फिर जेनी के भाई भी उसकी तारीफ करते हैं। तो जेनी कहती है कि सारा क्रेडिट मेरी सिस्टर याओ को जाता है, इसने मुझे बहुत ही अच्छी ड्रेस दी। तो याओ कहती है कि तुम हमारी फैमिली की इमेज खराब कर देती तो इसलिए मैं अच्छी ड्रेस दी हूँ। अभी जेनी के मॉम डैड और ब्रदर उसे कहने लगते हैं कि हमें कुछ काम है तो हम लोग थोड़ा अपना काम करके आते हैं, तब तक जेनी तुम गेस्ट को वेलकम करना। ऐसा बोलकर वो सभी चले जाते हैं और शाओ फिर मौका देखकर जल्दी से जेनी के पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, मैंने आज तक तुम्हें कभी कैसे नहीं देखा। तो जेनी कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो ये कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं इतना चार्मिंग हूँ कि तुम्हें मुझे देखते के साथ ही प्यार हो गया होगा। तो जेनी कहती है कि सॉरी तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम जिसे मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो ये इसके पास जाता है और कहता है कि नहीं तुम वही हो और मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं एक मेल मॉडल हूँ जिसे स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया गया है। ऐसा बोलकर वो उसे अपने आप को टच कराने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। फिर जेनी उसे फाइट करने वाली होती है तभी वो उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि ओ तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो लेकिन बहुत ही क्रूएल भी। फिर इतने में यहाँ याओ पहुँच जाती है और कहती है कि मेल मॉडल, अच्छा मिस्टर शाओ को अगर मैं मेल मॉडल के तौर पे हायर करूँ तो कितनी बड़ी बात होगी। फिर सभी लोग ये सुन लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि अच्छा तो यही पे शाओ है, पे फैमिली का यंग मास्टर, हमने इसके बारे में रूमर सुने कि ये तो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। फिर याओ इसे पूछने लगती है कि मिस्टर पे शाओ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अब्रॉड से वापस आने के बाद अचानक से चुपके से हमारी पार्टी में घुस आए। तो शाओ कहता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो, मैं तुम्हारी सिस्टर का फियांसी हूँ और मैं यहाँ अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने आया हूँ। तो याओ कहती है कि फिर तो अब तुमने मेरी सिस्टर को देख लिए तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो ये कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी मिली, मुझे तो पहली नज़र में तुम्हारी सिस्टर से प्यार हो चुका है। ऐसा बोलकर वो जेनी को ही देख रहा होता है। तो याओ कहती है
कि मिस्टर पेशाओ, मैं पहले तुम्हारे सारे कारनामे गिना देती हूँ जो तुमने बचपन से अब तक करे हो। फिर वो सारी चीज़ें गिनाती है कि पहले उसने 10 साल में क्या किया था, 13 साल में क्या किया था, और फिर 17 साल में क्या किया था, जिसके बाद उसके डैड ने तंग आकर उसे अब्रॉड में पढ़ने के लिए भेज दिए थे। याओ कहती है कि ये सब चीज़ें करने के बाद तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम मेरी सिस्टर के लिए एक अच्छे मैच होंगे। तुम अभी एक लूजर लड़के हो जो कि मेरी सिस्टर के लायक नहीं समझे। तभी यहाँ पर जेनी की मॉम आ जाती है और याओ से कहती है कि तुम कैसे बात कर रही हो, और वह आकर पेशा को समझाती है कि हमारी फैमिलीज के बीच की जो एंगेजमेंट फिक्स हुई है इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो शाओ कहता है कि हाँ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी मेरी और जेनी की एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। ऐसा बोलकर वो जेनी को इशारा करते हुए चला जाता है। फिर जेनी के डैड यहाँ स्टेज पर जाकर अनाउंस करने लगते हैं कि ये पार्टी उन्होंने स्पेशली अपनी बेटी के लिए रखी है, जो कि उन्हें इतने सालों बाद मिल गई है। तभी यहाँ पार्टी में अंकल पहुंच जाते हैं और याओन से पूछती है कि अंकल आप अचानक से यहाँ पर आ गए और अपने साथ गेस्ट को भी लेकर आए हो। तो अंकल कहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन थी ना, तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, ये लू फैमिली की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो फिर याओ कहने लगती है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। तो अंकल बताने लगता है कि ये जेनी लू फैमिली को बर्बाद कर देगी। तो तुरंत ही जेनी की मॉम कहती है कि आप इस तरीके से मेरी बेटी के बारे में नहीं बोल सकते, वो बहुत ही अच्छी लड़की है जिसे हमने अभी घर लेकर आए। और फिर जेनी के तीनों ब्रदर्स भी उसकी साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि अंकल आप हमारी सिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हमने आपका बहुत सह लिया पर हम सिस्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो फिर अंकल कहता है कि अच्छा तुमको क्या लग रहा है कि ये जितनी सीधी सादी दिख रही है ये वैसी है। फिर वो इन लोगों को स्क्रीन पे जेनी का ही फोटो दिखाते हैं जिसमें उसका क्लियर से चेहरा तो नहीं दिख रहा होता है, पर वो बता रहे होते हैं कि ध्यान से देख लो इस लड़की को, ये कोई और नहीं जेनी है और ये किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। जेनी शॉक होती है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में इस ओल्ड फॉक्स को कैसे पता लग गया। फिर वो तुरंत ही रोने की नाटक करने लगती है और कहती है कि मॉम डैड ये कुछ भी मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो जेनी की मॉम कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम है ना। और जेनी के भाई भी उसे कहते हैं कि सिस्टर हम हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो अंकल को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अंकल आप हमारी सिस्टर के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है हमारी सिस्टर इतनी मासूम है, ये आखिर कोई माफिया बॉस कैसे हो सकती है। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़की खून करने में तो माहिर है ही, और देख लो एक्टिंग करने में भी बड़ी माहिर है। और फिर जेनी के डैड भी अंकल को चिल्लाते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोग को वेलकम करूँगा जो रिलेटिव और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे, और जो यहाँ ट्रबल करने आएंगे उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर अंकल कहने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं फैमिली के लिए सोच रहा हूँ और तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ये एक किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है और इसकी जान के ऊपर 3 बिलियन का अमाउंट लगा है, और अगर किसी को पता लग गया ना कि तुम लोग इसकी फैमिली हो तो फिर तुम लोग भी बचोगे नहीं और तुम सभी मारे जाओगे, और फिर हर जगह हमारी लू फैमिली के दुश्मन हो जाएंगे, और मैं अपनी लू फैमिली को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो यह कहती है कि अंकल आपको नहीं लगता कि आप बस एक फोटो के दम पर हमारी सिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए डाल रहे हैं। तो अंकल कहते हैं कि रुको मैं तुम लोगों को प्रूफ करके बताता हूँ, और फिर वो कॉल करके अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। हम देखते हैं कि ये आदमी वही होता है जिसने जेनी को देख लिया था। असिस्टेंट उसे कहती है कि चलो पार्टी में चलकर सभी के सामने तुम बताओ कि वही लड़की वो बॉस है। तो ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, वो बहुत ही डरावनी है। तो ये असिस्टेंट कहती है कि तुम एक मैन हो कि नहीं, और क्या तुम्हें अपने डैड का बदला नहीं लेना है, यही एक अच्छा मौका है सभी के सामने उस लड़की की असलियत को लाने का। अगर वो जिंदा रहेगी ना तो फिर तुम ऐसे ही मरने वाले हो, तो उसे मारना होगा तभी तुम बच पाओगे। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और फिर ये लोग यहाँ से आने के लिए निकलते हैं। और दूसरी तरफ जेनी के असिस्टेंट को भी इस बारे में पता लग जाता है कि ये बंदा कहाँ छुपा हुआ है, तो वो लोग उसे रोकने के लिए निकलते हैं। तभी अंकल सभी से कहने लगता है कि वो आदमी यहाँ पर आते ही होगा जिसके पास जेनी की वीडियो है, और फिर आप लोग को वीडियो देखने के बाद तो पता लग ही जाएगा कि वो बॉस कोई और नहीं यही है। मॉम सोचती है कि जेनी का अंकल इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो क्या ये बात सच होगी। तभी जेनी यहाँ छुरी को देखकर सोचती है कि मैं चाहूँ तो अभी इसे मार सकती हूँ, लेकिन फिर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी तो फिर फैमिली भी खतरे में पड़ जाएंगी। तभी मॉम कहने लगती है कि आखिर हम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हमें फैमिली के हेड बनाने की सेरेमनी को शुरू करना चाहिए, हम कितना देर अपनी बेटी को वेट कराएंगे। डैड भी कहते हैं कि हाँ हमें अपनी बेटी को वेट नहीं कराना चाहिए। ये सुनते के साथ ही अंकल कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर ये लड़की को तुम अपनी बेटी भी अनाउंस कर दोगे तो फिर बाद में इससे अपना कनेक्शन नहीं कट कर सकते। तो भी इसकी बात कोई नहीं सुनता और मॉम डैड तुरंत ही अनाउंस कर देते हैं कि जेनी अब से उनकी बेटी है। अंकल यहाँ बीच में बोलने को भी करता है तो भी डैड यहाँ उसे बातें सुनाते हैं, और फिर वो लोग ड्रिंक मंगवा कर चीयर करने लगते हैं और जेनी को घर पे वेलकम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये असिस्टेंट जैसी उस बंदे को लेकर होटल के बाहर पहुंचती है, तभी इतने यहाँ पर जेनी के सारे लोग पहुंच जाते हैं इन लोगों से फाइट करने के लिए। फिर ये अकेली लड़की इन सभी से फाइट करने लगती है और मौका देखकर वो उस बंदे को अंदर होटल में भेज देती है।
फिर जैसे ही वो यहाँ भागते हुए होटल के अंदर आता है और आवाज़ देने वाला होता है, उससे पहले ही उसकी कोई बोलती ही बंद कर देता है। वो कोई और नहीं, शाओ होता है, और वो तुरंत ही उसे चाकू मारकर पूरी तरीके से मार देता है। और फिर वो तुरंत ही उसे कपड़े से कवर करके अपने हाथ को साफ कर लेता है और उसकी बॉडी को यहाँ से भिजवा देता है। और सभी लोग बस वेट करते रह जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं। तभी यहाँ शाओ सामने आता है और अंकल से कहता है कि टाइम वेस्ट करके कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वो बंदा यहाँ पर आएगा। तो अंकल कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अंकल तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाता है, पर असिस्टेंट को तो यहाँ पर जेनी के लोगों ने पकड़ चुके होते हैं और उसके मुंह पे टेप लगा के रखे होते हैं। और वो लोग यहाँ पर इसका कॉल उठाते हैं और हंसकर वापस से कट कर देते हैं। फिर अंकल तो शॉक रह जाता है कि ये क्या हो गया। फिर याओ कहती है कि अंकल, आपने सिर्फ एक फ़ोटो के दम पर मेरी सिस्टर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है। आपको नहीं लगता आपने इतना बड़ा मजाक करके हमारी लू फैमिली का भी मजाक उड़वाया है। फिर जेनी कहती है कि अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दी कि आप मुझसे इतना गुस्सा हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो फिर डैड तुरंत ही कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं करी हो, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। फिर जो और भी रिलेटिव्स आए थे वो अंकल को चिल्लाने लगते हैं कि ऐसे कैसे वो उन लोगों को झूठ कहकर यहाँ पर लेकर आ गया। और फिर वो दोनों माफ़ी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जेनी के डैड, मॉम और भाई अंकल से कहते हैं कि अंकल, अब आप भी यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि आप यहाँ पर वेलकम नहीं हो, यहाँ पे आप ट्रबल क्रिएट कर रहे थे इसलिए। तो फिर अंकल भी अपना मुंह उठाकर चला जाता है। फिर शाओ कहता है कि वो सारे ट्रबल मेकर तो चले गए, लेकिन उन लोगों ने पार्टी का सारा एटमॉस्फेयर खराब कर दिए, तो क्यों ना पार्टी का एटमॉस्फेयर ठीक करने के लिए हम डांस करें। तो सभी को शाओ का ये सजेशन पसंद आता है। और फिर शाओ तुरंत ही जेनी से पूछता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तो जेनी तो उसे देखकर मुंह बना रही होती है। वो अपना हाथ उसे सामने से देता है और कहता है कि तुम तो इतनी सिंपल और काइंड हो, तो आखिर इतनी अच्छी लड़की मुझे कैसे मना कर सकती है। फिर जेनी को मानना ही पड़ता है। और फिर जेनी और शाओ जब डांस करने लगते हैं तो जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारे ऊपर से मुझे खून की स्मेल क्यों आ रही है। तो ये कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिर इन दोनों को ऐसे डांस करता हुआ देखकर जेनी की मॉम कहती है कि वैसे दोनों अच्छे मैच लग रहे हैं। जेनी का भाई भी कहता है कि हाँ मॉम, आप सही कह रही है। तो याओ कहती है कि नहीं, ऐसे लूजर बंदे से मैं अपनी सिस्टर को शादी नहीं करने दूंगी। फिर पार्टी से वापस आने के बाद जेनी की पूरी फैमिली साथ में बैठकर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और याओ कह रही होती है कि आखिर उस ओल्ड मैन को पता नहीं क्या हो गया था जो पागलों जैसे कुछ भी कर रहा था। तो फिर डैड बताने लगते हैं कि तुम लोग की ग्रैंडपा ने लू फैमिली की सारी पावर मेरे हाथ में दे दिए थे, तो इस वजह से वो मुझसे हमेशा से ही जेलस था और लू फैमिली को बर्बाद करने के लिए वो ये सब कर रहा था। तभी जेनी का एक भाई कहता है कि लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो क्या पता वो सच कह रहे हो। तो फिर तभी दोनों भाई कहते हैं कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमारी सिस्टर इतनी ज़्यादा वीक और मासूम सी लड़की है, आपने सोचा भी कैसे वो नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉस होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर मॉम पूछती है कि जेनी कहाँ पर है। तो यह कहती है कि मॉम, सिस्टर कहीं बाहर गई थी। तो फिर मॉम कहती है कि सच में तुम लोग में से कोई भी अपनी सिस्टर का ख्याल ठीक से रखते ही नहीं हो, मुझे हमेशा फिक्र में डालते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर अपनी सीक्रेट बेस पर गई होती है और अपने गार्ड से कह रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम उस बंदे को खोज सकते हो, तुम लोग ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। तो फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांगता है और जेनी कहती है कि ठीक है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर इन लोगों को शक हो जाता है कि ज़रूर उसे किसी ने मार दिया है और वो मारने वाला कोई और नहीं पेशा हुआ है। जेनी उसी के ऊपर शक कर रही होती है और अपने गार्ड को उसके बारे में पता करने के लिए बोलती है। फिर हम यहाँ पर पेशा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ अपने बेस पर होता है और हमें यहाँ पर इसके बारे में भी पता लगता है कि ये भी जेनी की तरह एक किलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का लीडर है और इस वजह से उसने अपनी प्ले बॉय वाली इमेज बनाया हुआ है ताकि वो अपनी इस आइडेंटिटी को छुपा के रखे। शाओ का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि आखिर पार्टी में उसने किसी का खून करने की इतनी मेहनत क्यों किया, अगर किसी को पता लग जाता तो उसके बारे में। तो ये कहता है कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका फ्रेंड कहता है कि वैसे तो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, तुझे लाइक करने के लिए इतनी सारी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, पर तुझे आखिर ऐसे कैसे पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो गया। तो ये कहता है कि ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है जब मैं उससे मिल रहा हूँ। फिर वो इसे बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ असल में जेनी से बचपन में मिल चुका है। जब वो छोटा था तो किसी लोगों ने उसे किडनैप कर लिए थे और उनसे बचकर जब वो भाग रहा था तो एक जगह पे फंस गया था और जेनी ने तभी वहाँ पर उसकी जान बचाने में हेल्प करी थी। तो उसने उससे प्रॉमिस करा था कि वो उससे ही शादी करेगा। यहाँ पर शाओ अपने फ्रेंड को बताता है कि वो इस माफिया वर्ल्ड में अपनी फ्यूचर वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। तो इसका फ्रेंड ये सब जानने के बाद कहता है कि यानी तू तो उसका राइवल है, जब उसे पता लगेगा तो ये चीज़ देखने में बहुत ही मज़ेदार होगी। फिर शाओ का फ्रेंड ये भी समझ जाता है कि यानी तूने ही जेनी की फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए उसकी हेल्प किया। तो शाओ कहता है कि हाँ,
मैं जानता हूँ कि वो लाइफ उसके लिए कितनी खतरनाक है, तो मैं चाहता था कि वो अपनी फैमिली के पास जाए और उनके साथ रहे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि लू फैमिली में पहले से ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अपनी वाइफ को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा और सीक्रेटली उसके सामने आने वाली सारी मुश्किलों को हटा दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी जेनी की मॉम से पूछती है कि तुम्हें वो पे फैमिली का सन पे शाओ कैसा लगा। जेनी कहती है कि मॉम, मुझे वो शाओ इस बारे में बता रहा था कि मेरी सिस्टर ने किसी का खून करी है और उसने अपनी आंखों से देखा है। तो तुरंत ही याओ कहती है कि तुम उसकी बात पर यकीन नहीं करना, वो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें पता है वो मेंटल हॉस्पिटल से आया हुआ है, उसकी बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी मॉम कहती है कि जेनी, मैं इस बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारी और शाओ की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो तुम उससे शादी करना चाहती हो कि नहीं। तो जेनी इस पर कहती है कि हाँ, कर सकती हूँ मैं उससे शादी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपने डैड से मिलने चाहता है और कहता है कि डैड सरप्राइज, मैं आपसे मिलने आ गया। उसके डैड उसे देखकर खुश नहीं होते। तो कहता है कि डैड, आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ देने आया हूँ कि मैं जल्द ही आपको आपका ग्रैंड चिल्ड्रन दूंगा। तो फिर डैड कहते हैं कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो तुम्हारे लिए बेबी देना चाहेगी। तो ये कहता है कि डैड, मेरी शादी तो ऑलरेडी फिक्स है ना लू फैमिली के साथ, तो मैं वहीं शादी करूंगा। और आपको क्या पता, मेरी लू फैमिली की बेटी के साथ बहुत ही बन गई है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। डैड को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो पूछते हैं कि क्या तुम लू फैमिली की रियल डॉटर की बात कर रहे हो। तो फिर कहता है कि हाँ डैड। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी जब यहाँ हॉल की तरफ जाने लगती है तो मेड उसे रोकती है और बताती है कि घर में कोई गेस्ट आया हुआ है और मिस याओ उनसे बातें कर रही है और उन्होंने कहा है कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो जेनी कहती है कि मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मैं भी तो इस फैमिली की मेंबर हूँ। फिर वो भी जाके बैठ जाती है और याओ से पूछने लगती है कि सिस्टर, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये कौन गेस्ट हमारे घर पर आया हुआ है, क्या ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो मिस्टर येन तुरंत ही बताने लगते हैं कि मैं तुम लोगों का कोई गेस्ट नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्टर येन है। तो फिर जेनी कहती है कि अच्छा, तो आप कोई हमारी फैमिली से नहीं है। और फिर जेनी कहने लगती है कि चलो आप दोनों बातें करो, मैं सुनूंगी। तो फिर याओ कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरी बातें करनी है। फिर ये मिस्टर येन कहने लगते हैं कि इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं है और याओ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये तुम्हारी जगह ले लेगी। जेनी पूछती है कि आखिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, तो बटलर यहाँ पर क्यों खड़ा है। तो फिर मिस्टर येन बताता है कि ये कोई मामूली बटलर नहीं है। और फिर वो याओ से पूछता है कि क्या तुमने जेनी को अभी तक फैमिली के बारे में कुछ बताई नहीं हो। और फिर वो जेनी को कुछ कहने जा रहा होता है। तो याओ कहती है कि मिस्टर येन, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं और आपको जाना चाहिए। तो मिस्टर येन कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए तुम लोगों को साथ लेके चलना था। तो याओ तुरंत ही मना करने लगती है कि नहीं, मॉम डैड अभी घर पे नहीं है और उन्होंने मना किया है कि मेरी सिस्टर नहीं जाएगी। तो फिर ये मिस्टर येन कहता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर को यहाँ कैद करके रखना चाहती हो। तभी बटलर तुरंत ही याओ को इशारा करता है कि लेके चलते हैं। तो फिर याओ मान जाती है और जेनी से कहती है कि लेकिन सिस्टर, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम मेरे साथ साथ रहोगी। और फिर मिस्टर येन इन दोनों को लेकर एक जगह पर आता है और बताता है कि यहाँ पर लू फैमिली के सारे धोखेबाज लोगों को लाया जाता है और लास्ट टाइम तुम लोगों के ऊपर जिसने अटैक करने की कोशिश किया था वो भी यहीं पर ही है। फिर ये लोग इस बंदे का मुंह खोलते हैं तो वो तुरंत ही जेनी को देखकर पहचान लेता है और उसके बारे में बताने लग जाता है। तो फिर मिस्टर येन कहते हैं कि अरे, लू बाइशन तो बिल्कुल सही कह रहा था। जेनी, अब क्या तुम बोलना चाहोगी। जेनी मन में सोचती है कि अच्छा, तो ये उस लू बाइशन के साथ मिला हुआ है और ये लोगों ने जानबूझ के प्लानिंग करके मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए बुलाया है। फिर वो कहती है कि मिस्टर येन, आखिर आप इस धोखेबाज पर्सन के ऊपर क्यों बिलीव कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस बंदे को कमांड दिया होगा और ये आपके ऑर्डर पर ये सब बोल रहा होगा, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा होगा। फिर याओ भी डांटने लगती है और वो हाउसकीपर से कहती है कि आप इस बारे में पता लगाओ कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी इतने में गार्ड बाहर से बताता है कि कोई बंदा इन लोग को मारने के लिए यहाँ पहुंच गया। तो मिस्टर येन कहते हैं कि लू फैमिली की दोनों डॉटर को जल्दी से यहाँ से लेके जाओ। फिर याओ और जेनी जैसे ही साथ में बाहर जाने लगते हैं तभी कोई इन लोग के ऊपर गोली चलाता है, पर याओ जल्दी से जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। फिर बटलर इन लोग के सामने इन लोग को प्रोटेक्ट करने आ जाता है और याओ से ऑर्डर देती है कि जाओ तुम उसे पकड़ के ही लाना। फिर जेनी याओ से पूछती है कि तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तो आखिर तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों करी। याओ कहती है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि लू फैमिली इतनी भी ज़्यादा सेफ नहीं जगह, तो तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी बटलर यहाँ उस बंदे को पकड़ कर ले आता है और उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करते हुए पूछता है कि बताओ कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। फिर मिस्टर येन यहाँ पर आकर गुस्सा होने लगते हैं कि मेरी जगह पर इस बंदे ने आकर आप लोग के ऊपर अटैक किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और वो इसे तुरंत ही गोली से मार देते हैं। तो याओ फिर उन्हें चिल्लाती है कि मिस्टर येन, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया है, अब आप मेरे पेरेंट्स को इस बारे में एक्सप्लेन करना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जेनी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो फिर ये मिस्टर येन सोचता है कि लू बाइशन ने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था, इस याओ ने तो जेनी के लिए गोली खा ली, यानी कि इन दोनों का सिस्टर वाला बॉन्ड बहुत ही अच्छा है जिसे तोड़ना मुश्किल है।
फिर उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और जेनी के मॉम डैड और भाई सभी इन लोग को देख रहे होते हैं और जेनी भी यहाँ याओ को देख रही होती है। तो याओ कहती है कि इतना तरस खा के मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मॉम तुरंत ही याओ की साइड लेते हुए जेनी से कहती है ये तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी फिक्र करती है। तो याओ कहती है कि मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है, मैंने सोची कि अगर इसे गोली लग जाएगी तो फिर मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो फिर डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फिर मॉम जेनी से कहती है कि तुम डर गई होंगी ना, तुम अपने रूम में जाओ, हम लोग याओ का ख्याल रख लेंगे। तो फिर जेनी यहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देती है कि वो मिस्टर येन और लू बाइशन दोनों के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसे पता करके बताए कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। और वो असिस्टेंट से खास करके कहती है कि लू फैमिली और उन सभी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। फिर जेनी के भाई यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो उस मिस्टर येन की मजाल तो देखो, उसने हमारी सिस्टर के सामने हमारी सारी पोल खोल दिया और पता नहीं आज किसने हमारी सिस्टर पर अटैक करने की कोशिश किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और एक्सपोज होने से ज़्यादा तो हमें इस बात की फिक्र है कि जेनी ने ये सब देख लिए तो उसे कितना डर लग गया होगा। मॉम कहती है कि हाँ, पता नहीं है वो कितनी ज़्यादा डरी हुई होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउसकीपर याओ के पास जाकर उसे पूछता है कि मिस याओ, आप मुझे क्या एक चीज़ बताएंगी कि आखिर आपने अपनी सिस्टर के लिए गोली क्यों खाई। तो ये कहती है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे मॉम डैड के लिए इम्पोर्टेंट है और उनका मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, उसे चुकाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम मुझे इस बारे में पूछने के बजाय वो ओल्ड मैन्स के बारे में पता करो कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। तभी इतने में मेड यहाँ पर आती है और वो याओ को बताती है कि मिस्टर पेशाओ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, उन्हें पता लग गया कि आपकी सिस्टर को चोट लगी हुई है। तो ये कहती है कि आखिर वो मुझे क्यों देखना चाहता है, उसे मना कर दो और अंदर मत लो। तो फिर मेड वापस आकर बताती है कि मिस्टर पेशाओ यहाँ से जाने के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप उनसे नहीं मिलेंगी तो वो आपकी सिस्टर से मिलने चले जाएंगे। फिर शाओ अंदर आ जाता है और वो इसे गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यही देने के लिए आया था। तो ये कहती है कि सीधे से बोलो कि किस काम के लिए आए हो। तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर जेनी से मिलना है, क्या वो घर पे है। तो फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेड इसे अभी घर से बाहर निकाल दो। फिर मेड यहाँ शाओ को बाहर लेकर जाती है और याओ इस बॉक्स को खोलकर देखने लगती है और देखती है कि इसमें एक और बॉक्स है और फिर कुछ भी नहीं है। पर तभी इसमें इसको 2 फोटोज मिलती है उसी मिस्टर येन और लू बेशन की। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, तो उसे इस बारे में पहले पता लग गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर येन और लू बेशन को साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका प्लान खराब हो गया। अंकल कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि उस लड़की को वो लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और वही उन लोग की कमज़ोरी है। फिर इसके बाद जेनी को यहाँ घर पे कोई नज़र नहीं आता तो वो मेड से पूछती है कि सभी कहाँ गए। तो मेड उसे बताती है कि उसके मॉम डैड और उसके तीनों भाई इस बारे में पता लगाने के लिए गए कि आखिर कल उसके ऊपर किसने अटैक करा था। जेनी कहती है कि याओ कहाँ गई। तो फिर मेड बताती है कि घर पे मिस्टर पेशाओ आए हुए थे और उन्होंने आपकी सिस्टर को कोई गिफ्ट दिया था, जिसके बाद फिर वो भी कहीं बाहर चली गई। फिर जेनी को याओ की फिक्र होने लगती है और वो सोचती है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। तभी इतने में इसको असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि उसकी सिस्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो फिर जेनी सोचती है कि लगता है टाइम आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का और अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करके घर लाने का। और फिर हम देखते हैं कि जेनी बंदूक लेकर यहाँ से जाने के लिए निकलती है और उसकी सिस्टर याओ को किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि लू बेशन और मिस्टर येन होते हैं और वो लोग उसे सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होते हैं। तभी याओ कहने लगती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो इसे हमारे बारे में पहले ही पता लग गया। और फिर ये अंकल याओ से डील करने लगता है कि तुम अगर हमारे साथ प्लान में शामिल हो जाओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो फिर तुम यहाँ मर जाओगी और तुम्हें कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए चुपचाप से हमारी बात मान लो, तुम्हें इसमें फ़ायदा रहेगा। फिर ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम लोग की बात मानने के लिए रेडी हूँ, पहले मुझे खोलो तो सही। तो फिर अंकल कहता है कि पहले अपनी सिंसियरिटी दिखाओ, हमें अपनी फैमिली के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दो तो फिर हम बिलीव कर लेंगे। तो ये मना कर देती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ और मैं उन लोगों को धोखा नहीं दूंगी। तो फिर अंकल तो गुस्सा हो जाता है और इन गुंडों को ऑर्डर देता है कि इसे मार दो और फिर सिग्नल की वजह से वीडियो कॉल तो बीच में कट हो जाता है और फिर ये गुंडे याओ को मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जेनी के सारे गार्ड्स और असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो लोग इन लोग को वार्न कर देते हैं कि हमने तुम लोगों को घेर लिए, तुम लोग यहाँ कहीं से भी बच के नहीं जा सकते। तभी एक बंदा जैसे भागने की कोशिश करता है तो असिस्टेंट तुरंत ही उसे गोली चलाता है। फिर ये दूसरा गुंडा सोचता है कि अब मरना है ये, तो इस लड़की को तो मार के मरूंगा। फिर वो याओ के ऊपर गोली चलाने वाला होता है पर तभी यहाँ पर जेनी आते हुए उसे गोली से उड़ा देती है और वो स्टाइल में यहाँ पर अपनी एंट्री मारती है और याओ उसे देखकर शॉक होती है कि ये तो मेरी सिस्टर है। फिर जेनी आते के साथ ही जल्दी से याओ की रस्सी खोलती है
और फिर याओ तो जेनी को हक करके रोने लगती है कि सिस्टर अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। तो जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इन लोगों से बदला लेती हूँ। और फिर जेनी याओ को अपना कोट पहना देती है और उसे यहाँ से भेजने लगती है। तो याओ कहती है कि नहीं सिस्टर, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ तुम्हें फाइट करते हुए। तो फिर जेनी कहती है कि ठीक है फिर। और फिर वो इस गुंडे से पूछती है कि उसे ये काम करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था। तो वो तुरंत ही बता देता है कि उस लू बेशन और मिस्टर येन ने ऑर्डर दिया था और मैं बस पैसे के लिए काम करता हूँ। जेनी कहती है कि लेकिन फिर भी तुम बचोगे नहीं। फिर ये गुंडा अभी भी हार नहीं मानता और जेनी से फाइट करने की कोशिश करता है, पर जेनी तो उससे फिर मार देती है। और जेनी की ऐसी फाइट देखकर याओ तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम तो कितनी ज़्यादा कूल हो, और मुझे तो पता ही नहीं था मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा औसम है। फिर जेनी उसे अपने साथ लेके जाने लगती है और पूछती है कि जो तुम्हें इतनी सारी चोट लगी है, हम मॉम डैड को इस बारे में क्या बताएंगे, हमें कुछ तो झूठ बताना होगा। और फिर जेनी तो यहाँ अपनी सिस्टर याओ को गोद में उठाकर लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनी के मॉम डैड को, जो कि घर के सामने सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं। जेनी और याओ दोनों ही गायब है, जाकर उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। तभी यहाँ पर जेनी और याओ की कार पहुँच जाती है और जेनी अपने मॉम डैड को हाई करती है। तो वो लोग पूछते हैं कि याओ कहाँ पर है। तो फिर वो उन लोग को याओ को भी दिखाती है। और फिर घर के अंदर जाने के बाद ये लोग मॉम डैड को कहानी बताते हैं कि कैसे लू बेशन और उस मिस्टर येन ने याओ को पकड़ लिया था, पर फिर कैसे भी करके वो बाहर भाग गई थी और फिर उसे जेनी मिल गई और दोनों साथ में घर आ गए। तो फिर मॉम डैड और तीनों भाई इन लोग पर यकीन कर लेते हैं और फिर याओ कहने लगती है कि आज मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तो मुझे सिस्टर के साथ सोना है। तो मॉम कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अपनी सिस्टर के साथ सोगी। तो फिर जेनी भी मान जाती है और उसके बाद दोनों यहाँ सेम रूम में होते हैं। और फिर याओ तो जेनी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही होती है कि क्या वो सारे जो गुंडे थे वो सारे उसके ही मैन थे और वो स्पेशली वहाँ पर उसे रेस्क्यू करने गई थी। तो जेनी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए गई थी। याओ कहती है कि सिस्टर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि आज मैं पक्का मरने वाली हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे बचाने आ गई, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो फिर जेनी पूछती है कि क्या तुम वापस से ऐसा काम करोगी। तो ये कहती है कि हाँ, अब तो मैं और करूँगी, मेरे पास इतनी ऑसम सिस्टर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। तो जेनी कहती है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में भी किसी को बताना मत। तो याओ मान जाती है कि हमारे बीच में ये सीक्रेट रहेगा। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हारी जो गैंग है वो कैसी टाइप की गैंग है। तो जेनी कहती है कि वो सिर्फ गैंग नहीं है बल्कि एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह शॉक होती है और कहती है कि यानी तुम सच में एक प्रोफेशनल किलर हो। फिर सिस्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता लग गया है तो तुम मुझे सोते वक्त ही मार दोगी। जेनी कहती है कि मार तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मारकर मुझे मिलेगा ही क्या, तुम्हारी जान से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर याओ कहने लगती है कि सिस्टर तुम इतनी बड़ी गैंग लीडर हो तो फिर तुम बहुत ही अमीर होंगी ना। तो जेनी इसके लिए हाँ बोलती है। फिर याओ कहती है कि सिस्टर अब मैं फ्यूचर में कभी भी मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम तो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट कर लोगी। और वैसे सिस्टर ये बताओ, क्या तुम सच में उस पेशाओं से शादी करना चाहती हो, तुमने मॉम डैड को बोला था कि तुम शादी करोगी। तो जेनी कहती है कि मैंने उस वक्त ऐसे ही बोल दी थी, नहीं तो फिर मॉम डैड को मुझ पर शक हो जाता। तो फिर ये सुनकर ये खुश हो जाती है और कहती है कि सही कहा सिस्टर, वो तुम्हारे लायक का थोड़ी ना है। और वैसे सिस्टर ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को डेट करी हो। तो जेनी मना करती है। तो फिर याओ कहती है कि कभी क्या तुम्हें कोई पसंद आया। तो फिर ये सुनते के साथ ही जेनी को शाओ के बारे में याद आने लगता है और हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी अपने मिशन पर गई हुई थी जहाँ पर उसे उसका राइवल शाओ मिला हुआ था और उन दोनों के बीच में फाइट भी हुई थी और फिर दोनों ने ही एक साथ डील भी करे थे। वो दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखे, लेकिन जेनी को वो पसंद आया था। अब वो यहाँ अपनी सिस्टर याओ को इस बारे में बताती है और कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैं उससे कभी मिल पाऊंगी। तो याओ कहती है कि सिस्टर तुम ऐसा नहीं बोल सकती, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता तुम मिल जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेनी की पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जेनी के मॉम डैड उसे इस बारे में बता रहे होते हैं कि वो लू बेशन और मिस्टर येन दोनों को ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उन लोग की असलियत उन्हें पता लग गई है। और मॉम फिर जेनी से पूछती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना कि मॉम डैड इतने क्रूएल है। जेनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर सभी भाई कहते हैं कि चलो हम लोग याओ से मिलने उसके रूम में जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर याओ से मिलने के लिए आते हैं और उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। और फिर जेनी को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है तो वो बाहर आ जाती है असिस्टेंट से बात करने के लिए और वो इसे लू बेशन और मिस्टर येन के बारे में बताता है कि रातों रात वो दोनों कहीं भाग गए और छुप कर कहीं पर डरे हुए बैठे। जेनी कहती है कि कुछ लोगों को बोल दो उनके ऊपर नजर रखने के लिए और उन्हें हमेशा डर में रहने दो, और हाँ मेरे राइवल शैडो इंटेलिजेंस के लीडर को कॉन्टेक्ट करो और उसे मेरी एक मीटिंग अरेंज कर दो। फिर इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आता है और जेनी को बताता है कि मिस्टर पेशाओ यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें आपकी सिस्टर के बारे में पता लग गया है कि उन्हें चोट लगी है तो वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपकी सिस्टर तो उनसे मिल नहीं सकती तो आप ही उनसे मिल लो। जेनी सोचती है कि सच में ये पेशाओ कुछ तो पावरफुल है, इसे आखिर इस बारे में कैसे पता लग गया। फिर जेनी जैसी शाओ के सामने जाती है तो वो इसे फ्लावर देने लगता है और कहता है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। जेनी उसे डायरेक्टली बताने के लिए बोलती है कि वो यहाँ किस काम के लिए आया है।
तो ये इसके पास जाके बैठता है और कहता है कि तुम मुझे डायरेक्ट मेरे नाम से बुला सकती हो। तो जेनी कहती है कि जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। ठीक है, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि लास्ट टाइम जो तुमने मेरी सिस्टर को गिफ्ट दिया था वो कहाँ से आया था। तो ये कहता है कि मेरी फैमिली इतनी पावरफुल है तो इतने कनेक्शंस बनाना तो मेरे लिए आसान है ना। जेनी कहती है कि ठीक है फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर ये तुरंत ही से रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया और गरम गरम चाय रखी हुई है, मैंने उसे पिया भी नहीं। तो फिर जेनी के कहने पर बटलर तुरंत ही से चाय निकाल के देता है और कहता है कि ठीक है फिर आप जल्दी से पी लो। तो फिर शाओ यहाँ बहुत ही धीरे धीरे में चाय पीने लगता है। जेनी कहती है कि अब वो ठंडी भी हो चुकी है तो नाटक करना बंद करो। तो फिर ये कहने लगता है कि हम दोनों की तो जल्दी शादी होने वाली है तो ऐसा मत बोलो। तभी बटलर कहता है कि यहाँ पर जेनी के मॉम डैड नहीं है तो वो जब आ जाएंगे तो इस बारे में बाद में बात करना। तो फिर शाओ कहता है कि अरे उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने क्या। तो शाओ कहता है कि शादी की बात तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। तभी इतने में जेनी कहती है कि मेरी फैमिली ना हमारे एंगेजमेंट के बारे में इतने टाइम से डिस्कस कर ही रही थी, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते इसी वजह से तुम अब्रॉड भाग गए थे ना, तो मेरी फैमिली ने डिसीजन लिए कि वो हमारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे और तुम्हारी फैमिली से इस बारे में बात करने आएंगे। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं बोल रहा था। जेनी कहती है कि तुम अब बहुत ही खुश हो गए होंगे ना, तुम यही चाहते थे और इतनी जल्दी में चाहते थे कि हमारी शादी टूट जाए और अब तो टूट भी गई। तो शाओ मन में सोचता है कि आखिर ये किन आंखों से देख रही है कि मैं खुश हो रहा हूँ। तभी इतने में मेड आकर जेनी को बताती है कि उसकी सिस्टर याओ गुस्सा हो गई है। तो जेनी अपनी सिस्टर को देखने के लिए जाती है और शाओ भी उसके पीछे जाने लगता है। तो बटलर उसे तुरंत ही रोक देता है और उसे घर से निकलने को बोलता है। फिर शाओ सीधा अपने डैड के पास जाता है और उन्हें कहने लगता है कि डैड अब आपके बेटे के लिए आपको ही कुछ करना होगा। तो फिर डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, लू फैमिली की दोनों बेटी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दी, तुम किसी काम के नहीं हो, अपने लिए एक वाइफ नहीं ला पा रहे हो। तो फिर ये कहता है कि डैड आप ही मेरी हेल्प कर दो। तो फिर डैड साफ मना कर देते हैं कि वो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो शाओ कहता है कि डैड एक काम कर दो, कुछ नहीं करना है तो मत करना, लेकिन अगर लू फैमिली आपके साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आएंगे तो आप उन्हें मना कर देना। तो डैड कहते हैं कि सच में तुम कितने ज़्यादा ही शेमलेस हो और वो उसे यहाँ से भगा देते हैं। फिर ये बेचारा बाहर आता है और देखता है कि इसकी गार्ड ने सारी बातें सुन लिया कि उसके डैड ने उसे कैसे डांटी। दूसरी तरफ जेनी यहाँ अपनी सिस्टर को समझा रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस शाओ की बातों में थोड़ी ना आ रही थी, मैंने तो उसे रिजेक्ट भी कर दी। तो याओ कहती है कि हाँ सिस्टर वो अच्छा नहीं है, बहुत ही चालाक बंदा है वो। तो जेनी कहती है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारी सुनूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर मॉम डैड और तीनों भाई भी आ जाते हैं। तो फिर जेनी उन्हें बताती है कि वो लू बेशन और मिस्टर येन दोनों डर के मारे अब्रॉड भाग गए। फिर ये लोग ये जानकर खुश होते हैं और फिर जेनी का भाई उसे बताने लगता है कि शी फैमिली की तरफ से उसे पार्टी का इनविटेशन आया है। तो वो उसे चलने का पूछ रहा होता है तो जेनी हाँ बोल देती है। और फिर हम देखते हैं कि याओ यहाँ पर हाउसकीपर से कहती है कि वो भी जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ पार्टी में जाए और वो जो भी ऑर्डर देगी वो उसकी सारी बातें सुने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ अपने फ्रेंड के साथ होता है और तभी इसे इसकी डैड की कॉल आती है और वो भी इसे शी ग्रुप कंपनी की पार्टी के बारे में बताते हैं। तो ये कहता है कि डैड मैं नहीं जाने वाला। तो फिर वो बताते हैं कि लू फैमिली की डॉटर्स भी वहाँ पर आने वाली है तो तुम्हें अब जाना है कि नहीं, ऐसे बोलकर वो कॉल कट करते हैं। फिर शाओ तो खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है। फिर हम देखते हैं कि जेनी का भाई उसे लेकर शी ग्रुप कंपनी की पार्टी के लिए पहुंचता है और वहाँ की ग्रैंडमा से उसे मिलवाता है। तो ग्रैंडमा तो जेनी से मिलकर खुश होती है और इन लोगों को पार्टी में भेज देती है। और तभी इस पार्टी में शाओ भी अपने सारे लोगों के साथ पहुंच जाता है और वो जेनी के सामने आकर उसे कहता है कि हम लोग फिर मिल गए, चलो लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और बाहर चल के बात करते हैं। पर जेनी नहीं मान रही होती है तो शाओ जेनी के भाई को पीछे देखने के लिए बोलता है और मौका देखकर जेनी को यहाँ से भगा के लेकर चला जाता है। सामने से गार्ड्स यहाँ पर जेनी के भाई को रोक लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। और फिर बाहर आने के बाद जेनी यहाँ पर शाओ को डांटने लगती है तो वो इसे कहता है कि सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पूछ कर ही लाऊंगा। तो फिर ये कहती है कि अच्छा एक बार बस नहीं हुआ जो तुम नेक्स्ट टाइम की बात कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, वहाँ पार्टी में कितना शोर हो रहा था और मैं तुम्हें इतनी शांत जगह पे लेकर आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा। तो जेनी कहती है कि अच्छा तो फिर मुझे यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा, मैं वहाँ खुश थी, मैं वहाँ पर कितने सारे लोगों से बात कर रही थी। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें उन लोगों से बातें करने अच्छा लग रहा था। तो जेनी से जिलाने के लिए सारे लड़कों की तारीफें कर रही होती है। तो फिर सच में बहुत ही जेलस हो जाता है। फिर जेनी से पूछती है कि हम लोग क्या पहले कहीं मिल चुके हैं। तो फिर ये कहता है कि हाँ मिल चुके हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा डिस्टाइन बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जेनी सुनकर गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। तो फिर इसे रोकता है। जेनी कहती है कि मेरी फैमिली ना ऑलरेडी मुझे मेरी नए फियांसी से मिलवाने वाली है। तो ये कहता है कि क्या तुम शी फैमिली में यहाँ पर अपने नए फियांसी से मिलने आई हो।
तो जेनी कहती है कि अच्छा, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें चुनूं तो तुम मुझे कोई रीज़न दो तुम्हें लाइक करने का और तुम्हें चूज़ करने का। तो शाओ कहता है कि अगर तुम मुझे चूज़ करोगी ना तो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, जैसे कि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो और मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी कार है वो सब तुम्हारी होगी, और मैं तो तुम्हारा लास्ट नेम और मैं तो तुम्हारा सरनेम भी लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं खुद ही तुम्हारी फैमिली में शादी करके आ जाऊंगा। तो जेनी हंसकर पूछती है कि तुम होश में भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी इतने में शाओ का एक फ्रेंड आता है और उसे बताने लगता है कि तू जल्दी से अंदर चल, अंदर लड़कियों की फाइट हो रही है तेरे लिए कि कौन तेरी फियांसी बनेगी। ये सुनकर फिर जेनी हंसने लगती है और कहती है कि जाओ जाओ देख लो जाकर कि कौन तुम्हारे लिए फाइट कर रही है। तो फिर बेचारे को ना चाहते हुए भी यहाँ पर आना पड़ता है और वो इन लड़कियों को चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग जरूर एक्टर्स हो ना, यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए आई हो। तो फिर ये लोग रोने की एक्टिंग कर रही होती है। तो सभी लोग यहाँ पर शाओ के बारे में बातें करने लगते हैं कि कितना बुरा लड़का है। फिर जैसे ही जेनी भी यहाँ पर आती है तो एक लड़का जल्दी से जाकर उसे शाओ के बारे में बताने लगता है। तभी शाओ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। और तभी इतने में जेनी कहीं बाहर चली जाती है। तो शाओ इन लोग से पूछता है कि तुम लोगों ने जेनी को कहाँ छुपा दिए। तो फिर ये बंदा बताता है कि वो खुद ही तुमसे गुस्सा होकर चली गई। फिर शाओ तुरंत ही जेनी को ढूंढने जाता है और हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर शी फैमिली की ग्रैंडमा के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी इतने में कोई बंदा यहाँ पर इन लोग के ऊपर अटैक करने आता है। तो जेनी जल्दी से इस ग्रैंडमा को बचाती है और फिर वो दोनों बंदे यहाँ से डर के भाग जाते हैं और ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जेनी को थैंक्स करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं बच गई। जेनी कहती है कि अभी जो हुआ ना इस बारे में आप सीक्रेट रखना, मेरे भाई को नहीं पता लगना चाहिए। और वो जल्दी से यहाँ पार्टी में पहुँच जाती है और फिर देखती है कि यहाँ पर पहले से ही शी फैमिली के लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ के रखे हैं। जेनी पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो पार्टी के कुछ लड़कियां उसे बताती है कि तुम जिस गरीब जगह पे रहती थी ये जरूर तुम्हारा वहाँ का फ्रेंड है, ये खुद ही बता रहा है। फिर ये बंदा सच में जेनी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा होता है। जेनी सोचती है कि मैंने तो अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई हूँ और इसका भी कोई यूज करने आ गया। फिर जेनी अपने भाई से बता देती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। तो पार्टी में जो भी आए हुए लोग होते हैं वो सभी जेनी से कहने लग जाते हैं कि तुम कितनी बुरी हो जो अपने फ्रेंड को पहचानने से मना कर रही हो क्योंकि अब तुम अमीर जो हो गई हो। फिर ये बंदा जेनी को अपने ग्रुप में शामिल करने लगता है कि जेनी भी एक स्पाई है। फिर जेनी उससे सवाल करने लगती है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। तो फिर ये कहता है कि तुम लोग को अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तो जाके देख लो कि शी फैमिली की ग्रैंडमा मर चुकी है और इसी ने उसे मारी है। जेनी कहती है कि अच्छा तो उन्हें मारकर तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम डालना चाहते थे। तभी इतने में यहाँ ग्रैंडमा खुद ही पहुंच जाती है और वो इस बंदे को चिल्लाती है और पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मुझे बता दो। तो फिर वो तो बताने वाला होता है कि इस ग्रैंडमा के बेटे ने ही उसे ऑर्डर दिया था। तभी वो यहाँ पर उसे इशारे करने लगता है और जेनी के ऊपर ही इल्जाम डाल रहा होता है। तभी जेनी का भाई यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए कहता है कि आप लोग ये काम मुझे दे दो, मैं इस बारे में 3 दिन में पता लगा के बता दूंगा और अपनी सिस्टर का नेम क्लियर करूंगा। तभी इतने में यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तो कितना सिंपल है पता लगाना। और वो इन दोनों बंदों को पकड़ के लेकर जाता है और बता देता है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो ग्रैंडमा का बेटा ही है जो कि शेयर्स के लिए सब कर रहा है और वो एविडेंस भी दिखा देता है। फिर तो ग्रैंडमा का बेटा उनसे कहने लगता है कि मॉम आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो फिर ये तुरंत ही सभी गेस्ट को बोलती है कि आप लोग जाओ यहाँ से, और वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए शाओ को और बोलना बंद करने के लिए बोलती है। तो फिर वो बताता है कि वो तो बस अपनी फ्यूचर वाइफ की हेल्प कर रहा था। और फिर जेनी भी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बारे में ना देखते हुए इन दोनों गुंडों के मुंह से सारा सच निकलवाई लेती है कि वो लोग यहाँ पर किसके ऑर्डर पर आए थे। और फिर ये लोग यहाँ पर अपना नेम क्लियर करने के बाद चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जेनी अपने राइवल शाओ से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने अपने असिस्टेंट को बोलकर उससे मीटिंग अरेंज करवाई थी। पर जब ये यहाँ शाओ से मिलती है तो जाकर उसका मास्क हटा देती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आ गए होंगे। और वो इस पर बिलीव ही नहीं करती है कि वही उसका राइवल दूसरी किलर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और थप्पड़ लगाकर चली जाती है। बेचारा तो शॉक हो जाता है कि मैं असल में वही हूँ। फिर जेनी जब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाती है तो फिर उसे शक हो जाता है कि यानी वो झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी के घर पे उसके अंकल आए होते हैं और वो यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए होते हैं। जेनी उनसे मिलकर बहुत ही खुश होती है और फिर जब वो अपने अंकल के साथ बाहर जाती है तभी इतने में यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है और वो जेनी को लेकर कहीं बाहर डेट पर आता है और जेनी को वो काफ़ी मनाता है। तो वो उसे एक चांस देने के लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन ये जान लो कि तुम अगर मुझसे शादी भी करोगे तो मैं अपनी पावर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। तो वो मान जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ। जेनी कहती है कि ठीक है फिर, और वो सब हाथ दे देती है। फिर मेड ये देखकर हंसने लगती है। तभी इतने में जेनी को उसकी सिस्टर याओ की कॉल आती है और वो कहती है कि सिस्टर तुम उस लूजर के साथ मत घूमो। जेनी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और फिर वो शाओ को समझाती है कि मेरी सिस्टर को बनाना बहुत ही आसान है, तुम उसका भी दिल जीत लोगे, फिर वो तुम्हें ब्रदर इन लॉ के तौर पे मान लेगी। शाओ बहुत ही खुश जाता है और फिर उसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है हेल्प के लिए।
डैड तो यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा होते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। फिर शॉ कहता है कि डैड चलो मैं आपको अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता हूँ। और फिर वो अपने डैड को सब बताने लगता है कि कैसे जब वो छोटा था तो वो किडनैप हो गया था, पर इस बारे में उसके डैड को पता ही नहीं चला था और जेनी ने तभी उसे सेव करी थी और तब वो घर आया था। इसकी वजह से जब उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हुई तभी से वो उसे बहुत ही लाइक करता है। डैड तो ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अपने अंकल और उनके किसी खास लोगों के साथ यहाँ पे मीटिंग के लिए गई होती है। और तभी यहाँ पर जेनी जैसी बाहर निकलती है तो इसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं उसे मारने के लिए। जेनी के असिस्टेंट ने उसे पहले ही बताया होता है कि वो लोग इसलिए उसके पीछे लगे हैं क्योंकि वो लू फैमिली की डॉटर है। जेनी इन सभी से फाइट कर लेती है और उसकी फैमिली को भी अब उसके बारे में भी सब कुछ पता लग जाता है और वो उनको भी प्रोटेक्ट करने में उनकी काफ़ी हेल्प करती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी और शाओ यहाँ पर कोई पार्टी में आए होते हैं और तभी यहाँ पर शाओ जेनी को फ्लावर देते हुए उसे प्रपोज करने लगता है। फिर सभी लोग इन लोग को चीयर करने लग जाते हैं कि जेनी को उसे हाँ बोलना चाहिए। जेनी यहाँ से भागने को करती है तो कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो, तुम मेरी ऑलरेडी फियांसी हो। फिर इतने में शाओ यहाँ पर अपने गार्ड की मदद से मिस्टर येन को पकड़वा के लेकर आ जाता है और वो याओ से कहता है कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इन्हें भी पकड़ लिया। तो फिर याओ बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और फिर ये बताता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम करने का सोच लिया हूँ और मैं वो तुम्हें ब्राइड प्राइज में देना चाहता हूँ। तो फिर याओ तो खुश हो जाती है कि सिस्टर ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हो गया है। जेनी कहती है कि ठीक है फिर सारी ब्राइड प्राइज को मेरी लू फैमिली में भेज देना। तो ये सुनकर वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो याओ कहती है कि समझ नहीं आया, मेरी सिस्टर तुम्हें हाँ कह रही है। जेनी कहती है कि लेकिन एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें पहले फाइट में जीत कर दिखाना होगा तभी मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तो फिर शॉ कहने लगता है कि लगता है अभी भी अपनी फ्यूचर वाइफ को बनाने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।